दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सभी प्रकार के एमसीक्यू आ रहे हैं, यानी कि सोशल साइंस सीटेट पेपर 2 के सभी एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। नंबर वाइज क्लासेस डली हैं तो आप सभी को अच्छे से मिल जाएगा। और 2011 से 2024 तक के संपूर्ण पेपर। तो चलो आज के क्वेश्चन लगाते हैं जो हमारे रह जाते हैं। तो आप सभी इस चैनल को पहले लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस सभी को शेयर, क्योंकि जो नए आए हैं वो जरूर कर लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल क्लासेस है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? तो समानता के मुद्दे या न्याय के मुद्दे या व्यक्तित्व के मुद्दे। तो हमारे ये हो जाएगा राइट आंसर क्या, ए और बी, यानी समानता के मुद्दे एवं न्याय के मुद्दे, ना कि व्यक्तित्व के मुद्दे। ये हमारे क्या सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हो जाएंगे दोनों, पहला और दूसरा। तो ए और बी राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? तो कौन सी देखते हैं। किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर घटना के बारे में सीखना, या घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, या वह तिथियां याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी हो, या एक ऐतिहासिक घटना से जुड़े सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा बनना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, यानी हमारा दूसरा ही राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ है बहिवेधन अग्नेय चट्टान विषय रूपी करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? तो लावा पृथ्वी का आंतरिक भाग, या तलछट अवसाद, या बेसाल्ट। किस भाग को किस विषयों को कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है इसमें से? तो हमारा कौन सा, ये एवं बी, यानी लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग, इन दोनों को बहुत ज़रूरी है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर है आगे। तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी? तो निकटवर्ती क्षेत्रों के खेतों में जाना, या कक्षा में किसान अथवा खेतिहर मजदूर को आमंत्रित करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझना, या स्थानीय क्षेत्र की खेलों संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। तो कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी? तो हमारी ए बी डी, ना कि सी छोड़कर। ये गतिविधि है जो निकटवर्ती क्षेत्रों के खेतों में जाना, या कक्षा में किसान अथवा खेतिहर मजदूर को आमंत्रित करना, या स्थानीय क्षेत्र की खेलों संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे है सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र वाला, या सूडान में घटती जनसंख्या वाला, या बंगलुरु में बढ़ती आबादी वाला, या भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास वाला। तो सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। तो कौन सा उदाहरण उन्हें सबसे अधिक मदद करेगा? तो वो करेगा कौन सा, दूसरा, यानी सूडान में घटती जनसंख्या वाला। कौन सा, सूडान में घटती जनसंख्या वाला। फिर देखते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी? तो नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना, या छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून है उनकी सूची बनाने के लिए कहना, या छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में जाने को कहना, या स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को सम्मिलित करना। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये और सी। ये और सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा हमारा राइट है ना। फिर है हम आगे देखते हैं। तो ये भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा विषय से पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए, जिससे बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके? तो कौन सा ऐसा होना चाहिए जो पढ़ाया जा चुका
होना चाहिए। तो वायुदाब वाला, आर्द्रता वाला, पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान या चक्रवात, तो वो होना चाहिए कौन सा विषय, तो वो वायुदाब। तो हमारा वायुदाब ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट राइट आंसर हो जाना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। तो आगे है, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के जनसंचार पर एक वृत्त चित्र देखना, या भेदभाव को प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ना, या उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, जो छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय से परिचित कराने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी, वो होगी उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। फिर है आगे, तो छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समान या उससे भिन्न है, या फिर किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक ही की सभी घटनाओं की समय रेखा है, या फिर गांधी जी के भाषणों को पढ़ें और दांडी मार्च के उद्देश्य को दर्शाने वाले मुख्य वाक्यों को चुनें, या भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की सीमा को दर्शाने के लिए एक नमूने की रचना कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा ही हमारा क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे, तो इस क्वेश्चन है कौन सा, कि कक्षा में एक छात्र कहता है कि संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहे होंगे। तो आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, कारण प्रभाव तर्क, या सरलीकृत रिडक्टिव तर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। वो कर रहे होंगे किस प्रकार का तर्क उस समय कर रहे होंगे, तो वो कर रहे होंगे कारण एवं प्रभाव तर्क, यानी तीसरा राइट आंसर है हमारा। सॉरी थोड़ा रुक गया था मोबाइल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीनीकरणीय और अननवीनीकरणीय क्यों होते हैं। इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ लेना होना वांछित है। कोयले का निष्कर्षण, या ऊर्जा संरक्षण, या ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, या प्राकृतिक चक्र। तो किसकी समझ होना वांछित है, तो हो जाएगी प्राकृतिक चक्र। किसकी, प्राकृतिक चक्र, यानी फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, इस चैनल पर लगवाए जा रहे हैं, तो आप सभी ज़रूर लगाइए। बीच से इसकी वीडियो मत कीजिएगा, सभी पूरे क्वेश्चन लगाइए, तभी आपको कुछ उसका फल मिल पाएगा, है ना। छोड़ के करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा आपका, है ना। तो देखते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझे, और जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेख एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करे या ना करे और कैसे करे। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है। तो उल्लेख करें कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखें। कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करें परंतु लेखक का नाम ना बताएं। फिर है यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए, या लेख का उपयोग ना करें क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ही हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी
स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है? तकनीकी रूप से सही एक उत्तर क्या होगा? प्रधानाध्यापक का बयान धार्मिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है और जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और धर्म की सुसंगता के अधिकार के विरोध में है। फिर है हमारा आगे, तो प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है, हालांकि यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है। या फिर प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों का पालन करता है। फिर है प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के विरुद्ध है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो हमारा जो तकनीकी रूप उत्तर सही होगा वो है हमारा फोर्थ। कौन सा है? फोर्थ राइट आंसर है। फिर आगे देखते हैं कि इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? तो अशोक महान, अशोक पर एक वृत्त चित्र, या अशोक स्तंभ, या अशोक मौर्य के पतन पर रोमिल्ला थापर द्वारा लिखी एक पुस्तक, या अशोक के समय के कपड़ों वाला एक संग्रहालय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार प्राथमिक स्रोत होगा वो होगा अशोक के स्तंभ। कौन? अशोक स्तंभ, यानी दूसरा राइट आंसर हो जाए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा? तो एशिया में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों की सूची बनाना, या क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान द्वारा अंगभूत सिद्धांतों में से एक है, या दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें, या अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा कि दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्षता तथा गैर धर्मनिरपेक्षता में वर्गीकृत करें। तो तीसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। कौन से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त है? तो क्या साप्ताहिक बाजार परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? क्यों तथा क्यों नहीं कर सकता? देखते हैं। फिर है आगे, तो फिर है साप्ताहिक बाजार और स्थायी दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं, या क्या अपने आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना है? यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है? यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है और क्यों नहीं? तो ये सब में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी, ना कि ये छोड़कर ये गलत है। बी सी डी राइट आंसर है, तो हमारा तीसरा ही सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है कि इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? तो छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित एक हाल की खोज के बारे में पढ़कर यह समझने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है, या छात्रों से दो अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों के पढ़ने के लिए कहें, या फिर छात्रों को एक समुदाय के दो अलग अलग सदस्यों के उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें, या छात्रों से शासक देश के इतिहास और शासक देश के इतिहासकार द्वारा अपनी इस बात के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें। तो हमारा बी छोड़ के ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा, तो दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है आगे, तो अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? तो सहकारी नियंत्रित मीडिया और निजी मीडिया दोनों क्यों महत्वपूर्ण है, या क्या मीडिया बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, या मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए, या उन दृष्टांतों का वर्णन करें जब सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण सेंसर लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
दूसरा क्वेश्चन के अनुसार दूसरा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए, है ना। फिर है आगे, तो यहाँ है सुश्री रोज अपनी कक्षा से पूछती हैं, यदि मनुष्य ने अलग अलग क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया तो क्या होगा। 4 छात्र निम्न उत्तर देते हैं। चारों छात्र निम्न प्रकार के उत्तर देते हैं। पहला छात्र, देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। दूसरा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। तीसरा, दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। फिर चौथा, कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी, कुछ के लिए 7 बजे। वैचारिक स्पष्टता के बढ़ते क्रम में 4 छात्रों को व्यवस्थित करना है, तो वो हो जाएगा हमारा कैसा, दूसरा फिर तीसरा फिर पहला फिर चौथा, दूसरा तीसरा फिर पहला फिर चौथा, इस प्रकार से, यानी हमारा 4th राइट आंसर माना जाएगा। कौन सा, 4th ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे, तो इधर है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग का पक्ष का आकलन करना है। फिर हमें क्वेश्चन पढ़ के चारों विकल्प पांचों पढ़ के फिर उसके आंसर देना है। तो मनी प्रबलम क्या है, इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए, या फिर आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है, या फिर प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या फिर है आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातंत्र मूल्यों को प्रयोग में कैसे लाया जा सकता है, या एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, डी और ई, ए और सी छोड़कर, ये हमारे राइट आंसर है। तो हमारा 4th ही सही आंसर है। तो इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं, और हर 1-2 दिन, अभी त्यौहार चल रहा था इसलिए गैप हो गया बीच में, वो गैप नहीं होगा। और गैप की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप सभी वो सभी जाकर देखिए और अपने पेपर लगाइए कंटिन्यूसली। और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो हमारे पिछले जो आधार पर क्वेश्चन आते हैं वो सभी करवाए जाएंगे, वो भी 2024 तक के, क्योंकि उन्हीं के अनुसार जैसे वो आते हैं वैसे ही आते हैं, बस उनका थोड़ा सा पैटर्न बदला रहता है और वही क्वेश्चन सब कुछ वही रहता है। तो आप सभी जरूर लगाइएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।